मेरा नाम मैनेजर पांडे है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र के हिंदी विभाग में प्रोफेसर था और अध्यक्ष भी। अब रिटायर्ड हूँ। आज आपके सामने मुझे जिस पीजी पाठ के बारे में बात करनी है, नाम है साहित्य का इतिहास दर्ज। उसका एक पाठ है परंपरा की अवधारणा और साहित्य का इतिहास। इस पाठ पर आधारित व्याख्यान को सुनने के बाद आपको एक तो परंपरा का अर्थ मालूम होगा, दूसरे परंपरा की धारणा का विकास मालूम होगा, तीसरे साहित्य और साहित्य के इतिहास में परंपरा का क्या महत्व है यह भी मालूम होगा। रचनाकार परंपरा को अर्जित करता है और उसे रचनाशील बनाता है। परंपरा के बारे में जिन लोगों ने गंभीरता से विचार किया है उसमें अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि और आलोचक टी.एस. इलियट का नाम है। उनकी परंपरा की धारणा भी आपके सामने आएगी। टी.एस. इलियट की धारणा की आलोचना को भी आप देखेंगे। तो करें, शब्दकोशों में परंपरा का अर्थ है अविच्छिन्न श्रृंखला, निरंतर सिलसिला और निरंतरता। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक नलिन बिलोचन शर्मा ने परंपरा के बारे में लिखा है कि परंपरा का व्यापकतम अर्थ है वे सारी संस्कारगत रूढ़ियां, साहित्यिक मान्यताएं और अभिव्यंजना प्रणालियां जो एक लेखक को अतीत से प्राप्त होती है। हम किसी विशिष्ट साहित्यिक मान्यता की परंपरा की चर्चा कर सकते हैं, जैसे दुखांत नाटक जो संस्कृत साहित्य में निरपवाद रूप से और हिंदी नाटक साहित्य में बहुत अधिक मात्रा में और हिंदी रंगमंच तथा चित्रपट में भी जाने अनजाने व्याप्त था और है। हम किसी साहित्यिक रूप की परंपरा पर विचार कर सकते हैं, यथा महाकाव्य का रूप जो संस्कृत के महाकाव्य रचयिताओं से लेकर तुलसीदास और मैथिली शरण गुप्त तक अखंड रूप से मौजूद है। हम किसी भाषा या शैली की भी परंपरा की बात कर सकते हैं। नलिन जी की यह धारणा भारतीय संदर्भ में परंपरा की धारणा की व्याख्या करती है। परंपरा की धारणा चार प्रमुख सैद्धांतिक शाखाओं में विकसित हुई है। वे शाखाएं हैं आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सौंदर्यबोधी। परंपरा विकासोन्मुख जीवंत मूल्यों की निरंतरता का बोध है और यह बोध ही परंपरा के विभिन्न रूपों के बीच एकता का कारण है। देश काल के संदर्भ में मूल्यों का स्वरूप और प्रभाव बदलता है। हमारा संबंध परंपरा की साहित्यिक धारणा से है क्योंकि उसी का उपयोग साहित्य के इतिहास और आलोचना में होता है।
टी.एस. इलियट ने लिखा है कि परंपरा में ऐतिहासिक चेतना समाहित है जिसका बोध प्रत्येक महत्वपूर्ण कवि के लिए अनिवार्य है। ऐतिहासिक चेतना में अतीत की व्यतीतता का नहीं बल्कि उसकी वर्तमानता का बोध भी शामिल है। ऐतिहासिक चेतना केवल अपनी पीढ़ी की निकटता में ही सृजनशील नहीं बनती बल्कि उसमें एक ऐसी अनुभूति जागृत करती है कि उसकी राष्ट्र के संपूर्ण साहित्य की एक समकालिक सत्ता है तथा वह साहित्य एक समकालिक विन्यास या व्यवस्था निर्मित करता है। यह ऐतिहासिक चेतना जो समयातीत और सामयिक की अलग अलग और संयुक्त चेतना भी है, उसके बोध से ही कोई लेखक परंपरीण बनता है। ये निबंध टी.एस. इलियट का उनके निबंध संग्रह सेलेक्टेड प्रोज में मौजूद है। साहित्य की परंपरा में सौंदर्य बोधीय धारणा का सम्यक विकास और विवेचन टी.एस. इलियट ने किया है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ के अनुसार किसी एक काल या किसी एक व्यक्ति का साहित्य अपना अलग अस्तित्व नहीं रखता। संपूर्ण साहित्य अखंड है जिसमें परंपरा की अविच्छिन्न धारा बहती है। अतीत और वर्तमान इसी अखंड परंपरा में स्थित है। अतीत का जो वर्तमान पर प्रभाव पड़ता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, पर साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। अपने पूर्ववर्ती संस्कारों का उत्तराधिकारी होने के कारण वर्तमान उसका जन्मजात सहयोगी है, परंतु अपने मन के अस्तित्व के लिए अतीत की श्रृंखला में स्थान बनाते हुए उसमें परिवर्तन भी करना पड़ता है। प्रत्येक राष्ट्र और जाति की एक विशेष सृजनात्मक प्रतिभा होती है। जब किसी कलाकार का अध्ययन और उसकी आलोचना परंपरा में रखकर किया जाता है तो उसका समुचित मूल्यांकन संभव होता है। अपनी परंपरा का निर्भ्रांत ऐतिहासिक ज्ञान प्रत्येक कवि और आलोचक के लिए अनिवार्य है। कवि को अपनी चेतना का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, उसको अपने समाज, जाति और राष्ट्र की अखंड चेतना का भी ज्ञान होना चाहिए। यह राष्ट्रीय चेतना सतत विकासशील है। कवि को अपने राष्ट्र के मानस का, जो उसके वैयक्तिक मानस से अधिक महत्वपूर्ण है और परिवर्तनशील भी, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। कोई भी साहित्यिक कृति या धारा अपने में निरपेक्ष और असंपृक्त नहीं होती, उसके पीछे एक लंबी परंपरा होती है। वह काव्य परंपरा किसी विशेष जाति या समाज के बहुमुखी सांस्कृतिक कृतित्व का एक अंग मात्र होती है और उसके पीछे उस जाति के सुख दुख, संघर्ष, समन्वय, चिंतन और अनुभूति के सैकड़ों हजारों वर्षों के इतिहास की संचित परंपरा होती है। वह क्षण जिसमें कोई कृति रची गई एक लंबे इतिहास की एक जुड़ी हुई कड़ी है, फिर भी विशिष्ट अनुभूति प्रक्रिया और रचना प्रणाली के बल पर सृजन का वह क्षण
समस्त परंपरागत इतिहास से अधिक सजीव और मर्मस्पर्शी बन जाता है। यह धर्मवीर भारती ने लिखा है अपनी पुस्तक मानव मूल्य और साहित्य में। विभिन्न युगों में कला और काव्य का जो उत्कृष्टम रूप हमें मिलता है, मतलब रचनाकार को मिलता है, उससे हमारा विरोध नहीं होना चाहिए। कलाकार का विरोध उस व्यवस्था से होना चाहिए जिसमें कला और साहित्य के मूल्यों को कुछ व्यक्तियों तक सीमित किया जाता है। सच्चा कवि वही है जो वर्तमान से दूर पड़ गई परंपरा की लकीर का फकीर नहीं होता, बल्कि अपनी सृजनात्मक क्षमता द्वारा उस परंपरा के खोए हुए सजीव सूत्रों को नवीन रूप देता है और उसकी संवेदनशीलता के तत्वों की सुरक्षा करता है। अपनी साहित्यिक परंपरा के प्रति उदासीनता किसी भी राष्ट्र को असंस्कृत बना देती है। जो जाति कला और साहित्य का सृजन नहीं करती, वह विचार और संवेदनशीलता के लोक से दूर हट जाती है। यह बात समरसेट मॉम नाम के प्रसिद्ध कथाकार ने लिखी है अपनी पुस्तक समिंग अप में। कोई भी कलाकार अपनी परंपरा का अनायास या स्वतः उत्तराधिकारी नहीं बनता। वह परंपरा के सम्यक अध्ययन और चिंतन के बाद ही उसे प्राप्त करता है। परंपरा के उत्तराधिकार के प्रति सचेत कवि को वर्तमान की चेतना से संपन्न भी होना चाहिए, तभी वह अपनी परंपरा से युक्त सार्थक साहित्य का सृजन कर सकता है। कलाकार के परंपरा के ज्ञान में दो तरह की सजगता जरूरी है। एक तो परंपरा के स्वस्थ, सजीव और सार्थक रूप का ज्ञान, और दूसरे परंपरा के जड़ीभूत, मृत और निरर्थक रूप का ज्ञान जिसको उसे छोड़ना होता है। कलाकार को कभी परंपरा का आंशिक त्याग और कभी परंपरा के अनावश्यक अंश का पूर्ण त्याग भी करना पड़ता है। यद्यपि प्रत्येक सजग कलाकार के व्यक्तित्व में उसकी जीवित विकासोन्मुख परंपरा संस्कार के रूप में विद्यमान रहती है, लेकिन परंपरा के पूरे ज्ञान के लिए अध्ययन और चिंतन अनिवार्य है। परंपरा के निर्माण में चार तत्व मुख्य रूप से सहायक होते हैं। एक तो अखंड काल, दूसरे अखंड मानव चेतन, तीसरे जीवन का अनंत प्रवाह और चौथे कलाकार का विशिष्ट व्यक्तित्व। काल की अखंडता के बोध में प्राचीनता और आधुनिकता दोनों मौजूद रहते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य काल चक्र के परिवर्तन के क्रम में एक दूसरे का रूप धारण करते हैं। वर्तमान अतीत की देन है और वर्तमान ही भविष्य का निर्माता भी। इस अतीत, वर्तमान और भविष्य की अखंडता की ओर संकेत करते हुए टी.एस. इलियट ने अपनी एक कविता में कहा है कि वर्तमान और अतीत दोनों भविष्य में स्थित हैं और भविष्य अतीत में निहित है। अगर हर क्षण वर्तमान है तो हर क्षण बंधा हुआ है। व्यक्ति केवल वर्तमान के नवीन अनुभवों से ही संतुष्ट नहीं हो जाता। अगर व्यक्ति केवल वर्तमान में जीता है तो वह वर्तमान की सीमाओं में बंध जाता है
और उसके भविष्य की संभावनाएं घट जाती है। इसीलिए एक विवेकशील व्यक्ति अतीत युक्त वर्तमान को स्वीकार करता है। वर्तमान के संदर्भ में आने पर अतीत स्वयं परिवर्तित हो जाता है। प्राचीन कला का किसी कलाकार के लिए सदैव महत्व है, क्योंकि मूल प्रवृत्तियां जो सृजन के स्वरूप हैं बहुत कम बदलती हैं। काव्य और अन्य कलाओं के परंपरा संबंधी सापेक्ष अध्ययन और मूल्यांकन का तात्पर्य यह है कि प्राचीनता की सुरक्षा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नवीनता से उसका पोषण भी किया जाना चाहिए। यह बात क्रिस्टोफर कॉर्डवेल ने अपनी किताब स्टडीज इन ए डाइंग कल्चर में लिखा। प्रत्येक समर्थ और सार्थक साहित्य में बहुत से पूर्ववर्ती रचनाकारों के विभिन्न सूत्रों का विकास होता है। उनकी पुनरावृत्ति नहीं, उनकी समन्वित होती है। नवीनता की परंपरता की दृष्टि से साहित्यिक रचना जो कुछ पूर्णता प्राप्त करती है, उसकी जड़ बहुत पीछे कहीं अतीत में होती है। परंपरा का जो अंश अर्थहीन हो जाता है, अपनी जीवंतता खो देता है, वह परंपरा से अलग होकर रूढ़ बन जाता है। वह स्मृति की वस्तु हो जाता है, रचना की नहीं। टी.एस. इलियट ने ठीक ही लिखा है कि मौलिकता काव्यालोचन में कोई प्रतिमान नहीं है। सच्ची मौलिकता केवल विकास है। यदि विकास ठीक हुआ तो अंत में वह इतना अनिवार्य दिखने लगता है कि वह कवि की मौलिकता मान ली जाती है। कवि सच्ची और जीवंत मौलिकता के कारण जनमानस को झकझोर देता है। प्रत्येक युग और प्रत्येक पीढ़ी का साहित्यकार एक स्थिति में पहुंचकर परंपरा और मौलिकता के संबंध का दबाव महसूस करता है और उससे अनिवार्यता के साथ सामना होने पर एक निश्चित प्रतिक्रिया करता है। कभी कभी नवीन युगों की मांग तथा परंपरा से प्राप्त मान्यताओं के बीच सामंजस्य और संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में कलाकार या तो परंपरा को तोड़कर पूर्णतया नवीनतावादी हो जाता है या नवीनता को छोड़कर उसका विरोधी हो जाता है। वास्तव में नए और पुराने, परंपरागत और क्रांतिकारी का विभाजन काल के अनुसार नहीं, बल्कि रचना में व्यक्त संवेदनशीलता के स्वरूप के आधार पर होना चाहिए। किसी भी कलाकार को परंपरा एकदम साफ सुथरी और सजी संवरी नहीं मिलती। रूढ़ियां भी उसके साथ लिपटी रहती है। ऐसी स्थिति में एक को दूसरे से अलग करके जो बेहतर है उसे अपनाने और जो बदतर है उसे छोड़ने का काम रचनाकार करता है। परंपरा को रूढ़िवादिता का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बेहतर और जीवंत है उसे अपनाना चाहिए। परंपरा को खोकर विकास की दिशा पाना कठिन है, लेकिन परंपरा में खुद को खोकर गतिशील होना भी असंभव है। जड़ीभूत परंपरा रोग है जिससे समाज पीड़ित होता है। विवेक और अनुभव द्वारा रचनाकार परंपरा को विकसित करता है। प्रत्येक युग अपने अतीत की नई व्याख्या करता है, उसे अपनी युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप ढालता है और
और अतीत का जो अंश वर्तमान के लिए सार्थक नहीं है उसे छोड़ देता है। परंपरा के प्रति अंधश्रद्धा रूढ़िवादिता को प्रश्रय देती है, जबकि परंपरा के प्रति सजग और विवेकशील दृष्टि उसके ऐतिहासिक बोध में सहायक और साहित्य सृजन का सहयोगी बनती है। कलाकार का अनुभव ही उसकी सृजनशीलता का या रचनाशीलता का आधार होता है। इसीलिए अनुभव का जितना विस्तार होता है उतना ही कृति का विकास होता है। परंपरा पूजा की नहीं, आलोचना और मूल्यांकन की वस्तु है। पूजा की भावना से परंपरा में निष्क्रियता आती है, उसकी जीवंतता घटती है। परंपरा जब पूजा की वस्तु बन जाती है तो परंपरावाद का रूप धारण करती है। परंपरा सदैव परिवर्तन के संदर्भ में नए मूल्यों को विकसित करती है, जबकि परंपरावाद नए मूल्यों के विकास में बाधक होता है। परंपरा में आस्था कला और साहित्य के विकास में सहायक होती है, जबकि परंपरावाद कला दृष्टि को संकुचित करता है और कला के विकास की गति को अवरुद्ध। परंपरा दिशा सूचक है, जबकि परंपरावाद बंधन है। परंपरा जब परंपरावाद का रूप धारण करती है तो उससे दो प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं। एक तो कलाकार अतीतवादी बनकर परंपरा से चिपक जाता है, वह मरी हुई परंपरा की पुनः स्थापना का प्रयास करता है। दूसरी बात ये कि कलाकार परंपरा को स्थिरता का पर्याय मान लेता है और वह प्रत्येक परिवर्तन का विरोधी बन जाता है। परंपरावादी कलाकार परंपरा का दास होता है, जबकि सृजनशील कलाकार परंपरा का स्वामी और निर्माता होता है। एजरा पाउंड ने ठीक ही लिखा है कि परंपरा वह सौंदर्य है जिसकी हम रक्षा करते हैं, वह हमें बांधने वाली कोई बेड़ी नहीं है। टी.एस. इलियट की परंपरा की आधुनिकतावादी धारणा और उसके साथ ही साहित्यिक संवेदनशीलता और ऐतिहासिक चेतना के बीच अलगाव की आलोचना रॉबर्ट वाइमान नाम के आलोचक ने की है। उन्होंने लिखा है कि टी.एस. इलियट, क्रोचे और आर्टेगा के अनुसार परंपरा हमेशा कलाकार के संदर्भ में व्याख्यायित हुई है, कभी यह कलाकार पाठक के संदर्भ में नहीं। यही नहीं, उसमें हमेशा आदर्श व्यवस्था की चिंता है। समकालीन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रॉबर्ट वाइमान ने लिखा है कि टी.एस. इलियट, क्रोचे और आर्टेगा के अनुसार परंपरा हमेशा कलाकार के संदर्भ में व्याख्यायित हुई है, कभी यह कलाकार के पाठकों के संदर्भ में नहीं। यही नहीं, उसमें हमेशा आदर्श व्यवस्था की चिंता होती है। समकालीन परिवर्तनों और सामाजिक आंदोलनों के बीच इतिहास की दुनिया को खारिज करने की प्रक्रिया में परंपरा की आधुनिकतावादी धारणा अपने मुख्य प्रयोजन में असफल हुई है। परंपरा का मुख्य प्रयोजन है वर्तमान के व्यवहार को प्रेरित करना, ताकि हम जिस संस्कृति को अतीत से प्राप्त करते हैं और जिसे पीछे छोड़ते हैं उनके बीच संबंध और कभी कभी संघर्ष भी हो। इस दृष्टि के अनुसार परंपरा अतीत की ऐसी देन है जो वर्तमान को पैदा करने में मदद करे
और जिसमें अतीत की संस्कृति वर्तमान क्रियाशीलता में प्रकट हो। परंपरा ऐसी वस्तु है जो हमेशा बदलती है, हमेशा गतिशील रहती है और जिस पर अतीत और वर्तमान के प्रभाव निरंतर काम करते हैं। इस परस्पर संबद्धता का जीवित साहित्य के मूल और उसके परिणाम के बीच संबंध बना रहता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो जीवित अतीत से वर्तमान के जीवन को जोड़ती है। इस प्रक्रिया में वह द्वंद्वात्मक बन जाती है। इस प्रकार परंपरा के धारणात्मक और व्यवहारिक पक्षों के बीच संबंध की पहचान केवल सैद्धांतिक मामला नहीं है। इससे यह बात निकलती है कि परंपरा सर्जनात्मक लेखन और आलोचना के बीच मध्यस्थता का काम करती है। वह उसके आपसी संबंधों को भी प्रतिबिंबित करती है। परंपरा का बोध, सृजन और सिद्धांत, संवेदना और संचेतना, बिंब और विचार के बीच एकता का निर्माण करती है। परंपरा की कोई भी आधुनिक परिभाषा ऐसी नहीं है जिसमें सृजनशीलता और सैद्धांतिकता का सहयोग न हो। इस तरह परंपरा साहित्य के इतिहास और आलोचना दोनों के लिए जरूरी है। यह रॉबर्ट वाइमान का कथन उनकी किताब स्ट्रक्चर एंड सोसाइटी इन लिटरेरी हिस्ट्री में है। साहित्य के इतिहास में परंपरा पर विचार करते समय महान परंपरा और लघु परंपराओं के बीच संबंध और द्वंद्व का भी बोध जरूरी है। प्रायः लघु परंपराएं महान परंपराओं से अलग ही नहीं होती, उसके विरोध और विकल्प की चेतना से संयुक्त होती है। जैसे भारत में अनेक प्रकार से विभाजित समाज में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपराओं की अनेकता मिलती है। शासक वर्ग अपनी परंपरा को मुख्य और महान परंपरा मानता है और लघु परंपराओं को उपेक्षा या तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। भारतीय साहित्य का इतिहास लिखते समय प्रायः लघु परंपराओं की चिंता नहीं होती। भारत एक विशाल देश है, इसमें असंख्य मातृभाषाएं, जिसमें मौखिक और लिखित रूप में लगातार साहित्य की सृष्टि होती है। लेकिन उन मातृभाषाओं के साहित्य को प्रायः भारतीय साहित्य के इतिहास में जगह नहीं मिलती। हिंदी साहित्य का इतिहास भी इस विडंबना का शिकार है। मध्यकाल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो वास्तव में कविता का इतिहास है, विभिन्न लोक भाषाओं में रचित कविताओं और कवियों का इतिहास है। इसमें मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी और खड़ी बोली के इतिहास का समावेश है। लेकिन हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के इतिहास में खड़ी बोली में लिखे गए साहित्य की इतिहास की चिंता तो होती है, जबकि आधुनिक काल में ही खड़ी बोली के समानांतर मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा आदि में लिखे इतिहास की कोई चिंता नहीं दिखाई देती। यह एक विचित्र स्थिति है जिस पर कम ध्यान दिया गया है। साहित्य के इतिहास में, प्रायः हिंदी साहित्य के इतिहास में परंपरा के महत्व को पहचाना गया है। रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है।
आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य के परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखलाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य शुक्ल के इतिहास में हिंदी साहित्य के निर्माण में अनेक परंपराओं की भूमिका की पहचान है। उन्होंने कम से कम 3 परंपराओं की निरंतरता और बदलते हुए स्वरूप की व्याख्या की। पहली है भाव और विचारों के प्रयोग की परंपरा, दूसरी है रचना के रूप की परंपरा और तीसरी है काव्य भाषा के रूप में हिंदी के विकास की परंपरा। हिंदी साहित्य के दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनकी किताब है हिंदी साहित्य की भूमिका। उसमें द्विवेदी जी की मान्यताएं आचार्य शुक्ल से भिन्न है। द्विवेदी जी परंपराओं की अनेकता में विश्वास करते हैं। द्विवेदी जी परंपरा को अविभाज्य, अखंड, विशुद्ध और एक नहीं मानते। यही नहीं, वे यह भी मानते हैं कि हिंदी साहित्य को समझने के लिए मौखिक साहित्य को भी समझना जरूरी है। साथ ही उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में बौद्ध, जैन धर्म दर्शन की और साहित्य की भूमिका को भी स्वीकार किया है और इसीलिए उन्होंने अपनी हिंदी साहित्य की भूमिका के अंत में संस्कृत साहित्य के साथ साथ बौद्ध साहित्य का भी परिचय दिया है। इस तरह साहित्य के इतिहास में परंपरा के महत्व का बोध सामने आता है और परंपरा के स्वरूप की विविधता भी सामने आती है।